आई होप बेटा थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो लार्ज होगा और जो नॉन होगा। अब अगर इसमें से करंट गुजर रहा होगा आई, तो मैं जानता हूं कि यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स आई मल्टीप्लाइड बाई आर जी प्लस आर, या आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। एक बात और बेटा, ये आई हमने मेजर कर लिया, ये आर जी प्लस आर में पहले से पता है। मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के अक्रॉस हो सकता है, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। बेटा गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी गुजर सकती है, आई जी मल्टीप्लाइड बाय हमारा आर जी प्लस आर। बेटा आर जी प्लस आर पसंद ना हो तो आप कह सकते हो दैट इज आई जी मल्टीप्लाइड बाय हमारे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। तो मैं क्लियर कर दूं कि हमने क्या क्या किया। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए मैंने दो बड़े चेंज किए। पहला चेंज ये किया कि मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक नॉन लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कनेक्ट ए नॉन लार्ज रेजिस्टेंस कैपिटल आर in series with गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दो। एक बात और बेटा, अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो करंट मेजर कर रहा है और हमें क्या मेजर करना है, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से ये आर जी प्लस आर तो मेरी मर्जी है, लेट्स से मैंने आर जी प्लस आर की वैल्यू को 1000 ओम ले लिया। मेरी मर्जी में कितना भी ले सकता हूं, मैं आर ओम कितने लगा सकता हूं। तो जब आपके इस गैल्वेनोमीटर में से करंट, सुनना बेटा, गैल्वेनोमीटर में से करंट मल्टीप्लाइड बाई आर जी प्लस आर, ये हमारी एक तरह से वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो मैंने आर जी प्लस आर की जो वैल्यू है वो 1000 ओम ले ली, लेट्स से। तो जब गैल्वेनोमीटर में से करंट की रीडिंग 1 मिली एम्पियर आ रही होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां से अब तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 मिली एम्पियर इंटू 1000 ओम। मिली और 1000 बेटा कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। बेटा ओम इंटू एम्पियर ऑफ कोर्स वोल्ट। जब मैंने करंट बढ़ाया तो ऑफ कोर्स यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। मान लो कि गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दे दी अपनी 2 मिली एम्पियर, तो मैं समझ गया कि यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओम। बेटा यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से सारी से बात समझ गए होंगे। मैक्सिमम करंट का डिफ्लेक्शन आ गया 5 मिली एम्पियर, तो मैं समझ गया कि यहां से तक पूरे के पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है वो कितना आ सकता है, 5 मिली एम्पियर इंटू 1000। बेटा कितना, 5 वोल्ट। आई रियली होप थोड़ा सारी बात समझ गए होंगे। मान लो बेटा कि मैंने कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो इस तरह से चूज की कि इस आर जी प्लस आर की वैल्यू हो गई है लेट्स से 20,000, लेट्स से। तो अब क्या करें सर, बेटा अगर ये 20,000 हो गए तो मैं समझ गया कि जब आपका करंट 1 मिली एम्पियर आया होगा, जब आपका करंट 1 मिली एम्पियर आया होगा तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 मिली एम्पियर इंटू 20,000। इसका मतलब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस आया 20 वोल्ट। जब 2 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा तो इसका मतलब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 40 वोल्ट एंड सो ऑन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ सर गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी उसको मैं हर बार मल्टीप्लाई करूंगा आर जी प्लस आर से। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रही है वो क्या करेगी कि जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग्स थी उन सबको तो हटा देगी और वहां सारे के सारे रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर देगी, किससे, आर जी प्लस आर से। अब जो कंपनी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बना रही है उसको पता है कि आरजी कितना है, उसको पता है कि आर कितना है, तो वो सारे के सारे वैल्यू को आर जी प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देगी। तो इस मल्टीप्लीकेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से कैलिब्रेशन हुआ है और इस कैलिब्रेशन के अंदर क्या होगा,
all the readings will be multiplied with RG प्लस R। सारे के सारे बड़ा रीडिंग्स को हम RG प्लस R से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई मुझसे पूछेगा कि सर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कह सकते हो कि वो तो RG प्लस R। मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IG इंटू RG प्लस R। ये हमारा तरीका है वोल्ट मीटर को बनाने का। आई रियली होप ये तो आसान सा काम था बेटा। अब दूसरी बात कि आखिर वोल्ट मीटर को यूज कैसे करें, तो इसके लिए आप ऐसा कह सकते हो कि वोल्ट मीटर यूज करने के लिए वोल्ट मीटर क्या करता है, खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जिन भी दो पॉइंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर को लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। सुनना बेटा, हाउ टू यूज वोल्ट मीटर। बेटा मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर दो पॉइंट है, लेट से कोई पॉइंट है ए, बेटा लेट से कोई पॉइंट है बी। मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस ए और बी के बीच में ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ऐसे पैरेलल में लगा दूंगा। पैरेलल में क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का काम है खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अगर मुझे ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस ए बी के पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा दो। जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के अक्रॉस बड़ा, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके ए बी के अक्रॉस। तो आप कह सकते हो कि इफ वी हैव टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस across AB, then connect a voltmeter parallel to A। ठीक है बेटा, रियली इस बात को आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी सी बात बेटा, चलो सर्किट बना के देखते हैं। जैसे बेटा चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का सर्किट है। बेटा कोई बैटरी, let's say this resistance is 60 ohm, बड़ा this one is 20 ohm। ये हमने बड़ा कोई ना कोई बैटरी लगा रखी है 100 वोल्ट की। इस 60 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मेजर करना है, तो हमने इसके साथ एक पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया। इसे बड़ा 60 ओम नहीं लेते, ऐसे एक काम करते हैं 30 ओम लेते हैं। इसे 30 ओम लेना, ये जो 30 ओम है इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास बड़ा 100 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम बड़ा आपके पास ये है। मुझे इस 30 ओम के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है, तो हमें बड़ा इस 30 ओम के साथ एक पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इस 30 ओम के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया ऐसे, ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस लेट्स से आपके पास बेटा कितना है 60 ओम, लेट्स से 60 ओम है। अब सुनना बेटा, जो एक्चुअल सर्किट है उसकी अगर बात करें तो करंट आएगा ऐसे, एज यू कैन सी दैट कि 30 और 20 बेटा कितना हो गया 50, तो करंट आपके पास आएगा 100/50, दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। इस 30 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होना चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस 30 ओम, जो एक्चुअल में होना चाहिए था दैट वुड हैव बीन 2 एम्पियर इंटू 30 ओम, 2 एम्पियर इंटू 30 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था। अब मैंने इसके साथ लगा दिया पैरेलल में 60 वोल्ट की वोल्ट मीटर, किस लिए? इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 30 ओम के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 60 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा। ये 60 और ये 30 दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो पहले तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल दो। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा, 20 ओम ही आएगा बेटा। मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए ए बोल दूं बेटा, मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए बी बोल दूं। ये आपके पास बेटा बैटरी है, बैटरी बेटा वही है 100 वोल्ट वाली। ये 20 ओम बेटा पहले से लगा हुआ है, ये 20 ओम। जो ये आपका ए और बी है, ए ये रहा, बी ये रहा। इस 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इस 60 ओम जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट 20 ओम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बात तो एक ही बेटा। अब आप जानते हो करंट कितना आएगा इस बार बेटा? करंट आएगा ऑफ कोर्स 100 वोल्ट की बैटरी है, 20 एंड 20 बेटा दैट कम्स आउट टू बी 40 बेटा, मेरे ख्याल से 2.5 एम्पियर आपका करंट आएगा। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू आएगी बेटा ऑफ कोर्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 ओम बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 50 वोल्ट। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए था? 60 वोल्ट। और अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 वोल्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पैरेलल के अंदर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर भी तो ऑफकोर्स बेटा कुछ ना कुछ करंट तो खींचेगा ही खींचेगा, और अगर वो कुछ ना कुछ करंट खींचेगा तो ऑफकोर्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले आना चाहिए था उससे कम आया है। तो आप देख पा रहे हो कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आई है और अच्छी खासी एरर भी आई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे ये एरर कम से कम चाहिए तो क्या करें? तो आप बोलोगे सर एरर अगर कम से कम चाहिए तो अधिकतर करंट जो है वो 30 ओम में से गुजरना चाहिए। ये वोल्ट मीटर कम से कम करंट खींचना चाहिए, क्योंकि जितना ये करंट खींचेगा ऑफ कोर्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो घट जाएगा। तो वोल्ट मीटर कम से कम करंट कब खींचेगा? जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स वो उतना कम करंट खींचेगा। तो अधिकतर करंट आपका 30 ओम में से गुजरता रहेगा, और 30 ओम में से करंट गुजरता रहेगा तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मोर और लेस 30 ओम के अक्रॉस पहले था अब भी लगभग लगभग वैसा ही है। तो वोल्ट मीटर आपका अच्छा कब होगा? इस बारे में आप छोटी सी बात बोल सकते हो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इट विल ड्रॉ लेस करंट। बड़ा ये लेस करंट ड्रॉ करेगा, और अगर ये खुद लेस करंट अगर ड्रॉ करेगा तो बाकी जो सर्किट है ना उसके साथ छेड़खानी कम से कम करेगा, और वो छेड़खानी अगर कम से कम करेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो एरर होगी बड़ा वो भी कम होगी। इवन आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हम टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट मानेंगे, बहुत ज़्यादा मानेंगे। अगर हमारे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट होता तो उसने कोई करंट खाया नहीं होता, और अगर उसने कोई करंट खाया नहीं होता तो ये वाला सर्किट एंड ये वाला सर्किट वुड हैव बीन सेम। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस ऐसे एग्जैक्ट इनफाइनाइट तो नहीं, बहुत बड़ा होना चाहिए। टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट का जितना बड़ा आप प्रैक्टिकली कर सकते हो उतना बड़ा कर दीजिए। तो हमारे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, जितना बड़ा होगा उतना आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस था दैट वाज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्लस उसके साथ सीरीज में हमने कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा रखा था। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम 60 ओम 100 ओम ऐसे होगा, तो रेजिस्टेंस बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो आपने साथ में सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रखा है उसकी जिम्मेदारी है। तो आप कह सकते हो कि ये जितना लार्ज हो उतना अच्छा है। तो आपने जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया उसको जितना बड़ा लगाओगे उतना बढ़िया है। ये हमारे गैल्वेनोमीटर की बेटा ये हमारे वोल्ट मीटर की कहानी है। आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। मैं आपसे बेटा एक सवाल और पूछ लेता हूं। आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है, this one is 300 ohm,
इसके साथ बेटा पैरेलल में मैंने एक वोल्टमीटर लगा रखा है ऐसे, जिसका रेजिस्टेंस इज 600 ओम, दिस वन इज 200 ओम and this one is 100. There is a battery of 1000 volt. जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर के अक्रॉस है बड़ा, वही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स 300 ओम के अक्रॉस भी है। बड़ा सवाल है फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। जो भी बड़ा आपका वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत बारी काम है। वोल्टमीटर मेजर करेगा, अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट भी बी है, बड़ा ये वाला पॉइंट भी ए है। वोल्टमीटर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये 300 और 600 आपस में दोनों पैरेलल में है, तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस। 200 ओम तो बेटा यहाँ पर पहले से, यहाँ पर 200 ओम मैंने किसकी जगह लगा दिया, 300 and 600 आर इन पैरेलल, तो बड़ा इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 3 200 ही आएगा डिवाइडेड बाई ये आपके पास 1000 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ये आपके पास 100 ओम एस, ये आपका बड़ा पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। मुझे रीडिंग निकालें वोल्टमीटर की, बड़े आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले बताइए करंट कितना आएगा, आप कहोगे सर करंट आएगा 1000 वोल्ट की बैटरी है, बड़ा ये वोल्ट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस देखो 200 200 400 400 और 1 5, कुल मिलाकर मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए आप सीधा से लिख सकते हो दैट इज आई इंटू आर, दैट इज 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से तक 200 ओम। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया 400 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग आपकी 400 वोल्ट है। यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी 400 वोल्ट, यहाँ से तक पोटेंशियल डिफरेंस भी 400 वोल्ट, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट। ऐसे आप बड़े आराम से सिंपल सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आराम से इत्मीनान से सुनना। हमारे पास ये बड़ा एक अमीटर है, ये हमारे पास एक वोल्टमीटर है। ये मत सोचना कि इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, सिंपल केसीएल केवीएल टाइप का सवाल मान के चलना, ठीक। ऐसे मैंने अमीटर और वोल्टमीटर को सीरीज में लगा रखा है। ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ लेट से बेटा 6 वोल्ट है। अब सवाल में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं वोल्टमीटर के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता हूं तो वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो तो हाफ हो जाती है और अमीटर की रीडिंग डबल हो जाती है। नहीं समझा? चलो लिखो एक बार। इफ वी कनेक्ट ए रेजिस्टेंस parallel to voltmeter, comma, reading of ammeter becomes double and reading of voltmeter becomes हाफ। वोल्टमीटर रीडिंग हाफ हो जाती है और अमीटर रीडिंग डबल हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा बड़ा, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड एक्चुअल रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की एक्चुअल रीडिंग क्या है? बड़ा एक्चुअल मतलब वो रेजिस्टेंस ऐड करने से पहले कितनी है। चलो बड़ा सोचते हैं। लेट से बेटा कुछ ना कुछ करंट गया ऐसे, लेट से बेटा कोई ना कोई करंट गया ऐसे। अच्छी बात है बेटा, करंट अगर जाएगा तो यहां से तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अमीटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मैंने उसको लिख दिया VA। हालांकि हम जानते हैं VA का मतलब क्या है। अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अमीटर में से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय अमीटर का रेजिस्टेंस।
इसी तरह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर के अक्रॉस भी होगा, मैंने उसको लिख दिया है वीवी। अगर मैं यहां से यहां तक केवीएल लगाऊं तो बड़े आराम से कह सकता हूं, यहां से आ जाऊंगा तो 6 बढ़ेगा, यहां से आ जाऊंगा तो VA घटेगा, यहां से आ जाऊंगा तो VV घटेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है, VA प्लस VV इज इक्वल्स टू 6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने इस वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, पता नहीं कितना लगाए लेकिन लगा दिया। अच्छा, लगाने के बाद क्या कहानी है, ये तो बड़ा बिफोर और ये आपका आफ्टर। आफ्टर में क्या हुआ देखते हैं, ये आपका मीटर, ये आपका वोल्टमीटर। बैटरी बड़ा वही है 6 वोल्ट की, और मैंने क्या किया कि इस वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दी। रेजिस्टेंस लगाते ही वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो हाफ हो गई। अब बेटा वोल्टमीटर तो क्या मेजर करता है, खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर के अक्रॉस अगर VV था, तो अब बेटा ऑफ कोर्स VV/2 हो गया। अच्छा, अमीटर की रीडिंग दुगनी हो गई है। अमीटर क्या मेजर करता है, करंट। अमीटर मेजर करता है करंट, तो जितना पहले करंट गुजर रहा था उससे करंट डबल हो गया। करंट अगर डबल हो गया है अमीटर में से, तो ऑफ कोर्स अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस तो उतना ही ना उसका। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक अमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जितना पहले था उसका डबल हो गया। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस VA था, अब 2 टाइम्स V हो गया। फिर से केवीएल लगाओ, बड़ा केवीएल लगाऊंगा तो यहाँ से आ जाऊँगा तो 6 बढ़ेगा, -2 टाइम्स ऑफ VA माइनस VV/2 शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। बेटा क्या इक्वेशन आ गई, 2 टाइम्स VA प्लस VV/2 शुड बी इक्वल टू 6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मुझे तो वोल्ट मीटर रीडिंग पूछी है, मीटर रीडिंग तो पूछी नहीं है, तो एक काम कर बेटा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो, डबल करके करता हूँ बेटा। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो 2VA तो क्या जाएगा, गायब। 2VV माइनस VV/2 शुड बी इक्वल टू 12 माइनस 6 इज ऑफ कोर्स 6। ये बेटा कितना आ गया, 3VV/2 शुड बी इक्वल टू 6। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर मेरे पास आ गया 4 वोल्ट। वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि वोल्टमीटर के अक्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 4 वोल्ट। बेटा यही सवाल में पूछा था कि पहले कितना था। अब ऑफ कोर्स बेटा वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, उसका हाफ, दैट इज 2 वोल्ट। ये 4 वोल्ट है, तो बेटा ऑफ कोर्स ये कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट, बिकॉज 4 + 2 शुड बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, बेटा ये कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं, बताओ वोल्टमीटर का पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 4 वोल्ट, अब कितना हो गया, 2 वोल्ट। पहले अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 2 वोल्ट, अब कितना हो गया, 4 वोल्ट। कोई बात पूछ सकते थे, मैंने आपसे बेटा जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही बात पूछी थी। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक छोटा सा बढ़िया सा सवाल और करते हैं। सवाल की लैंग्वेज इस तरह से कि एक गैल्वेनोमीटर हैज़ 100 इक्वल डिविजन्स। बड़ा जो डायल है ना उसके ऊपर ऐसे 100 इक्वल डिविजन्स होंगे, ठीक है। इट हैज़ करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। इसका अर्थ निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड IG मतलब बेटा करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एंड RG मतलब बेटा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सोचते हैं, सुनिए बेटा, आपके पास गैल्वेनोमीटर है और लेट्स से बेटा आपका ये रहा गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर की जो डायल है उसमें आप बेटा ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते 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 कुल मिलाकर ऐसे 100 डिविजन्स, कुल मिलाकर ऐसे 100 डिविजन्स। सवाल में बोल रखा है करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। तो इस बात का यह अर्थ हुआ कि अगर मैं 10 एम्पियर करंट दूंगा, सॉरी बेटा, अगर मैं 1 मिली एम्पियर करंट दूंगा तो आपकी जो बेटा निडल है वो 10 डिवीजन आगे चली जाएगी, वो
10 डिविजन्स आगे चली जाएगी। ऑफ कोर्स 2 मिली एम्पियर दूंगा तो 20 डिवीजन चली जाएंगी, 3 मिली एम्पियर दूंगा तो बड़ा ऑफ कोर्स 30 डिवीजन आगे चली जाएगी। मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, बड़ा मैक्सिमम करंट आएगा तो ऑफ कोर्स आपकी निडल जो है वो 100 डिवीजन पे चली जाएगी। तो सोचना बहुत ही आसान है बेटा, हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि 10 डिविजन्स जो है उतना डिफ्लेक्शन तब होगा जब आपके पास 1 मिली एम्पियर करंट होगा। इसका मतलब एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन तब होगा जब 1/10 मिली एम्पियर होगा, मतलब 0.1 मिली एम्पियर करंट। सर मुझे तो आईजी निकालना है, बेटा जब आईजी होगा तो दैट इज करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। उस केस में तो आपकी निडल मैक्सिमम जितना जा सकते हैं उतना चल जाएगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है 100 डिविजन्स। इट शुड बी इक्वल टू बेटा 0.1 इंटू 100 मिली एम्पियर, दैट कम्स आउट टू बी 10 मिली एम्पियर। This is the current for maximum deflection, but this is your IG. This is your IG. समझिए बड़ा इस बात को। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है, एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। इस बात का अर्थ क्या हुआ, इस बात का बड़ा यह अर्थ हुआ कि अगर इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैंने 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 1 मिली वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इसकी जो निडल है वो 2 डिवीजन जाएगी। बेटा कितनी जाएगी, 2 डिवीजन जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन करने के लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ रहा है 1 मिली वोल्ट। तो ऑफ कोर्स एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, 0.5 मिली वोल्ट। सर मुझे ना पूरा का पूरा 100 डिवीजन का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर दूं तो बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर देगा तो 100 डिविजन्स तेरे को डेविएशन चाहिए। निडल का अगर मैक्सिमम डेविएशन चाहिए होगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, 0.5 इंटू 100, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 50 मिली वोल्ट। इसका मतलब हमारे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ये एक तरीके से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। अब यार गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के अंदर से मैक्सिमम कितना करंट गुजर रहा है हम सवाल के अंदर पहले से निकाल चुके हैं, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि 50 मिली वोल्ट शुड बी इक्वल टू IG। IG इज बड़ा ऑफ कोर्स 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय RG। मिली से बड़ा मिली कैंसिल, बड़ा 0 से 0 कैंसिल, मिली से आपका मिली कैंसिल, वोल्ट पर एम्पियर इज ऑफ कोर्स ओम्स, और हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया, बड़ा कितना आ गया 5 ओम। ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है। आई रियली होप बड़ा सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं हालांकि सवाल में 2 पार्ट और पूछ रहा हूं। थर्ड पार्ट दैट इज व्हाट modifications are required to convert this galvanometer into an ammeter which can measure current up to 10 एम्पियर। बड़ा हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिली एम्पियर तक का करंट ही मेजर कर सकता है। मुझे उसकी रेंज बढ़ानी है, तो ऑफ कोर्स वी नीड सम मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन होता है वो हम जानते हैं। हमें बेटा उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ता है। सवाल ये है कि कितना शंट लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बड़े आराम से सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बेटा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें सवाल के अंदर दे रखा है बेटा 5 ओम। बड़ा दे रखा है ना, हमने निकाल रखा था अभी। इसके साथ मुझे पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा, पता नहीं कितना होगा। मुझे एक शंट लगाना पड़ेगा ऐसे जब अब मेरे पास एक पूरा का पूरा एक अमीटर हो गया, पूरा का पूरा अमीटर हो गया। इस अमीटर में से जब मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर गुजरेगा
उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजरेगा। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजरने वाला जो है वो हम पहले से जानते हैं, दैट इज 10 मिली एम्पियर। बड़ा 10 मिली एम्पियर इज बड़ा ऑफ कोर्स 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। 10 एम्पियर में से बाकी जो करंट होगा वो ऑफ कोर्स बड़ा यहां से गुजरेगा, दैट इज ऑब्वियसली 9.99 एम्पियर, दैट इज 9.99 एम्पियर। फिर है सर शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बट हम जानते हैं दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कि 0.01 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ऑफ कोर्स 9.99 इंटू एस। एस की बड़ा वैल्यू आ गई है 5 डिवाइड बाई 999 ओम। मुझे इतने का शंट लगाना पड़ेगा, इतने का शंट लगाना पड़ेगा। लगा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, इतने का बड़ा हम क्या लगा देंगे, एक शंट। इतने रेजिस्टेंस का एक शंट हम पैरेलल में लगाएंगे। यही नहीं, बट हमें कैलिब्रेशन भी करना पड़ेगा। क्या कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, मुझे ये कैलिब्रेशन करना पड़ेगा कि जब गैल्वेनोमीटर के डायल के ऊपर जहां कहीं 10 मिली एम्पियर लिखा होगा वहां मुझे लिखना पड़ेगा 10 एम्पियर। भाई जब गैल्वेनोमीटर में से 10 मिली एम्पियर करंट गुजर रहा होगा तब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के पास तो 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो जहां कहीं 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ है उस जगह मुझे मल्टीप्लाई, उस जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10 एम्पियर लिखना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन में मुझे ऐसा करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन में मुझे ये करना पड़ेगा कि जो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। कैलिब्रेशन में मल्टीप्लाई all the readings of galvanometer by 1000। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सारी की सारी बात आपको समझ में तो आई गई है। वैसे कोई बच्चा कह सकता है कि सर आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताई, सर इनके हमने फॉर्मूले भी याद कर रखे हैं। बेटा बिल्कुल, मैंने आपको फॉर्मूले भी याद करा रखे हैं, शंट की वैल्यू क्या होगी बड़ा अगर वगैरह वगैरह, मैंने सबको सारी बातें समझा रखी है। लेट से बड़ा आपका अगर ये वाला करंट आई है और ये वाला करंट आपका आई जी है, अगर ये आई जी होगा तो बड़ा ये ऑफ कोर्स आपका क्या होगा, आई मैक्स। हम जानते हैं कि आई जी की वैल्यू बड़ा क्या होगी, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट कितना करंट आया है। इससे बड़ा हम शंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं लिख सकता था आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई इंटू एस। इससे बड़ा मेरे पास आ जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी। इससे मेरे पास शंट की वैल्यू आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई क्या बेटा, ये आई मैक्सिमम करंट जो गुजर सकता है बेटा, क्योंकि ये वाला करंट मैक्सिमम तो ये वाला करंट भी मैक्सिमम। वैल्यू रख दो बेटा, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से मैक्सिमम करंट जो गुजर रहा है दैट इज 0.01। आर जी बेटा कितना आपका 5, आई माइनस आई जी बेटा आई कितना है 10 माइनस 0.01 दैट कम्स आउट टू बी 0.01 इंटू 5 अपॉन 9.99। अपना एस की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 5/999, वही आंसर आ गया। चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैलिब्रेशन के टाइम में आपको पहले से बोल चुका हूँ कि सारी की सारी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करते थे बट आई रियली होप आपको याद होगा, हमने बेटा मल्टीप्लाई किया था आर जी प्लस एस अपॉन एस से। तो आप ये जो 1000 है इसको आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि सर कैलिब्रेशन में हमने याद कर रखा है कि हम सारे के सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं आर जी प्लस एस अपॉन एस से। आर जी कितना है बेटा 5, एस कितना है 5/999 डिवाइड बाई एस। एस बड़ा कितना है 5/999। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालो बेटा अगेन कितनी आएगी 1000 आएगी। ये बेटा आपके पास वैल्यू 1000 ही आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यूज मैं डायरेक्टली पहले से याद भी थी। इसी में एक चौथा सवाल और पूछ रहा हूं बेटा, चौथा सवाल और पूछ रहा हूं, 4th क्वेश्चन। लिखिएगा बेटा,
what modifications are required to convert this galvanometer into a voltmeter which have voltage sensitivity 1 division per वोल्ट। समझते हैं बेटा इस बात को ना? ये सारे के सारी लैंग्वेज सिखाने के लिए तो ऐसा सवाल कराए, अदरवाइज तो बड़ा ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको शुरुआत से कराते हैं, बस वो लैंग्वेज से आपके लोग वाकिफ हो जाओ, इसलिए वाला सवाल कराए। वोल्ट मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 डिवीजन पर वोल्ट है। तो मैं समझ गया इस बात को कि 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस, तो उसमें 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आता है। मुझे तो 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए भाई, पूरा का पूरा मैक्सिमम कितना जा सकता है? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा? 100 वोल्ट। तो मैं ये समझ गया कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है? 100 वोल्ट। चलो सोचते हैं बेटा, हम वोल्ट मीटर कैसे बनाते थे? जो भी हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ करता था उसके साथ में हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया करते थे। इसका रेजिस्टेंस आपके पास ऑफ कोर्स बड़ा 5 ओम है, ये रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, और इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा जब इसमें से गुजरने वाला करंट मैक्सिमम होगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम बेटा पहले से निकाल चुके हैं, निकाल नहीं चुके बेटा, सवाल के अंदर दे रखी है, दैट इज 10 मिली एम्पियर। बन गया बेटा आंसर? तो यहाँ से यहाँ तक IG इंटू RG प्लस R शुड बी इक्वल टू यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स V मैक्स। IG की वैल्यू कितनी है? 10 मिली एम्पियर। 10 इंटू 10⁻³ इंटू RG प्लस R शुड बी इक्वल टू 100 वोल्ट। बेटा इससे मेरे पास RG प्लस R की वैल्यू आ गई है 100 अपॉन, बेटा मेरे ख्याल से 10,000 आ गया होगा। नहीं, हाँ बेटा कितना आ गया होगा? 10,000 आ गया होगा। RG प्लस R आपका 10,000 आया, मतलब एक तरह से हमारे पूरे के पूरे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 10,000 ओम्स आया है। लेकिन मुझे तो बेटा ये वाला रेजिस्टेंस पूछा है कि कितना लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वाला मुझे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 9,995। तो क्या जवाब दोगे? कि वी विल अप्लाई ए रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 9,995 इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। यही नहीं, हमें एक चेंज और करना पड़ेगा। हम जानते हैं बेटा हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर जो है उसमें तो बेटा सिर्फ करंट लिखे होते हैं, हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो करंट को वोल्टेज से रिप्लेस करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन और करना पड़ेगा। और कैलिब्रेशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें सारे के सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा सारे के सारी वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि जहाँ कहीं हमारे इस गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तो बड़ा मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर लिखा है, वहाँ मुझे मैक्सिमम वोल्टेज लिखना है। बड़ा मैक्सिमम वोल्टेज कितना लिखना है? 10,000 वोल्ट लिखना है, 100 वोल्ट लिखना है। वहाँ बड़ा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है कितना? 100 वोल्ट लिखना है। जहाँ पर 10 मिली एम्पियर लिखा होता है वहाँ पर मुझे 100 वोल्ट लिखना है। इसका मतलब मुझे सारे के सारे वैल्यूज़ को बड़ा किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बड़ा 10⁻² एम्पियर की जगह मुझे 100 वोल्ट लिखना है। इसका मतलब मुझे सारे के सारी वैल्यूज़ को बड़ा किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बड़ा मुझे मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो गया बड़ा? मेरे ख्याल से तो 10,000 इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सारे के सारे रीडिंग्स को 10,000 ओम से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने आपको पहले से सिखा रखा बेटा कि आपके जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग हो उसको सारे के सारे रीडिंग्स को ओमिट कर देना, मिटा देना, और उन सबको RG प्लस R से मल्टीप्लाई कर देना। RG प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10,000 ओम है। तो दूसरा काम बेटा क्या होगा? पहला काम हो गया कि हमें रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में जिसकी वैल्यू है 9,995, और दूसरा काम है कि जो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है उन सबको मिटाकर उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 ओम से।
ठीक है। हालांकि गैलोमीटर की जो रीडिंग होगी वो एम्पियर में होंगी, मगर ओम से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट रीडिंग किस में जाएगी, वोल्ट्स में जाएगी, क्योंकि एम्पियर इंटू ओम इज ऑफ कोर्स वोल्ट्स। सो दूसरा काम मेरे पास ये हो गया, मल्टीप्लाई ऑल रीडिंग्स बाई आर जी प्लस आर। बड़ा आर जी प्लस आर इज 10,000। अगर ये वाली बातें अपन ने याद रखी तो हमारा सारा का सारा काम तो बेटा ऐसे बन जाएगा बिना किसी चिंता के। समझ गए होंगे बच्चों, आगे चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, दैट इज मीटर ब्रिज। आराम से बेटा सारे की सारी बातें सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, ठीक है, कि एडवांस में कोई सवाल आए तो वो भी हमसे बन जाए। जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, उस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज नोन एज मीटर ब्रिज। बेटा पहली बात लाइन लिखना, इट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप of व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। किस काम आता है ये सारा का सारा जो मीटर ब्रिज का इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है, ये कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का काम आता है। बेटा लिखना चाहो लिख सकते हो, इट इज यूज्ड to find unknown resistance। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बेटा हम ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सर दिखने में कैसा होगा, बड़ा चलिए बनाते हैं अपन लोग, है ना, कोई बहुत इतना टफ काम नहीं है। सुनिएगा, सबसे पहली बात, बड़ा एक हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए और आपके पास बड़ा ये वायर्स। सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बड़ा वही होगा जो हमारे मीटर ब्रिज का है, कुछ भी सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा होगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। सबसे पहले बड़ा मैं इधर वाले पॉइंट का एक नाम निकाल रहा हूँ। लेट्स से बड़ा दिस पॉइंट इज ए, लेट्स से बड़ा दिस पॉइंट इज बी। अब सुनना बच्चों, जो ए वाला पॉइंट है वहां पर मैंने ऐसे एक मेटेलिक प्लेट लगा रखी है। एक मिनट, जो ए वाला पॉइंट है बड़ा वहां मैंने ऐसे एक मेटेलिक प्लेट लगा रखी है, ये ऐसे मेटल की प्लेट। जो बी वाला पॉइंट है वहां पर भी बेटा मैंने ऐसे एक मेटेलिक प्लेट लगा रखी है, इस तरह से, इस तरह से मेटेलिक प्लेट लगा रखी है। एक मेटेलिक प्लेट मेरे पास और है, इस तरह से। थिक मेटेलिक प्लेट्स मान सकते हो, थिक मेटेलिक प्लेट्स मान सकते हो उनको। मैं लिख देता हूं इस बात को, एक मिनट। मैं बड़ा से एक बार अगले पेज पे लिखता हूं, आराम से सुनना। ये आपके पास एक थिक मेटेलिक, थिक मतलब अरे बड़ा, थिक की स्पेलिंग, थिक मतलब बेटा मोटा, थिक मेटेलिक स्ट्रिप मान लीजिए। ये भी थिक मेटेलिक स्ट्रिप है बड़ा, ये भी थिक मेटेलिक स्ट्रिप है, ये भी थिक मेटेलिक स्ट्रिप है। मेटेलिक है इस बात का अर्थ यह है कि इसके रो की वैल्यू बड़ा बहुत कम है। थिक है इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। जो भी रेजिस्टेंस वगैरह होता है उसे हम लिखते हैं बेटा रो एल अपॉन ए। रो कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हम ऐसा मान सकते हैं कि इनका जो रेजिस्टेंस हो बहुत छोटा है, रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। और अगर रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड जीरो है
तो भले ही इसमें कोई करंट हो, भले ही इसमें कोई ना कोई करंट हो, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि भले ही करंट हो लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो एक तरह से शॉर्ट वायर टाइप ही है, और अगर शॉर्ट वायर टाइप ही है तो अगर ये वाला पॉइंट अगर बी है तो मैं इस पॉइंट को भी बी ही कह सकता हूं, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का बड़ा वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अगर आर ही आपका जीरो हो गया तो जो पोटेंशियल यहाँ का बड़ा वही पोटेंशियल आपका यहाँ का। इसी तरीके से ये आपका पॉइंट अगर ए है तो बड़ा ये भी आपका पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी सी है, ये वाला पॉइंट भी इस तरह से आपके पास सी है। हर पॉइंट को मैं ऐसे सी कह सकता हूं। यहां तक बड़ा बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। नाउ जो हमारा ए और बी को जोड़ने वाला जो लाइन है वहां पर हमारे पास ऐसे एक तार है, ये बड़ा मेरे पास एक तार है, ए और बी को जोड़ने वाला जो लाइन है यहां पर मेरे पास एक तार है। चलो बड़ा एक काम करते हैं, इस तार का कलर कुछ और कर देते हैं, इस तार का बड़ा कलर कुछ और कर देते हैं, ठीक है। ये ले लीजिए, ए से बी तक जोड़ने वाला जो लाइन है यहां पर मेरे पास ये तार है, और इसकी लेंथ जो होती है वो इन जनरल 1 मीटर होती है, या बड़ा 100 सेंटीमीटर लिख दो, एक ही बात। ये हमारा एक मीटर का बड़ा वायर होगा ए से बी तक। इन जनरल इसकी लेंथ बड़ा 1 मीटर होती है, कल को बड़ा 2 मीटर 3 मीटर भी आ गया तब भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी लैब्स में जो मीटर वेव्स पड़े होते हैं उनमें इसकी लेंथ बड़ा 1 मीटर ही होती है। ये जो वायर होता है, इस वायर के बारे में कुछ खास बात है हमारे पास, सुनना बेटा। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर बोलने का मतलब ये है कि बेटा यहां से यहां तक ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मीटर का बना हुआ है। अगर एक ही मीटर का बना हुआ है तो हर जगह रो की वैल्यू सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हर जगह सेम है, रो भी हर जगह सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हर जगह सेम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर बराबर लेंथ पर बराबर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। ये जो तार है इसके जो अल्फा होंगे वो बड़ा बहुत छोटे होंगे। सर अल्फा मतलब, अरे बेटा लेंथ इज इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है, वो वाला अल्फा, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये दोनों ही जो अल्फा होंगे इनकी वैल्यू बड़ा इस तार की कम होनी चाहिए। ऐसे मटेरियल से बड़ा इसको बनाएंगे जिनके लिए बड़ा अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बड़ा इसमें से कोई करंट वगैरह गुजरे तो इसकी लेंथ जो 1 मीटर थी वो बढ़कर 1.01 मीटर हो या फिर 1.02 मीटर हो, क्योंकि अगर इसकी लेंथ बढ़ घट गई तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज़ थी वो तो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वैल्यूज़ डिस्टॉर्ट हो, तो बड़ा हम तो ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है बड़ा, ठीक है, अल्फा की बड़ा वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अब मेरी बात आराम से सुनना, अब बेटा आराम से सारी की सारी बातें सुनिएगा। ये जो ए और सी है इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए ऐसा, जो आपको बड़ा पहले से पता हो। बड़ा मैं इसे आर बोल रहा हूं, ये आपको पहले से पता है, ये नोन है। सी और बी के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दीजिए जो आपको पता करना हो। लेट्स से बड़ा दिस इज एक्स, ये मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड, ये मुझे पता करना है, ठीक है ना। इस सी वायर को एक तार के साथ लीजिए, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाइए और गैल्वेनोमीटर से इस तार को ऐसे इस ए बी वाले वायर पे आप मूव करा सकते हो। आप इसको यहां से चलाते इस पॉइंट को, ये बड़े आराम से आप ए बी वाले वायर पे ऐसे चला सकते हो। ये वाला जो पॉइंट ए बी वायर पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को मैं एक नाम देते हैं बेटा, दैट इज नोन एज जोकी। तो ये जो पॉइंट जोकी है बेटा, इसको मैं यहां से यहां तक मूव करा सकता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक की बेटा लेंथ मान लीजिए एक बार के लिए आपके पास है L, और ऑब्वियस बात है बेटा यहां से यहां तक की लेंथ आपके पास आएगी 100 - L ऑफ कोर्स बेटा सेंटीमीटर्स, ठीक है।
एल को कैसे चेंज करूंगा, इस पॉइंट को बड़ा इधर ले जाऊंगा तो एल घटेगा, इस पॉइंट को इधर लाऊंगा तो लगातार एल बढ़ेगा। यहां तक बड़ा सारी सारी बात समझ आ गई। ये बड़ा आपके पास कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ है लेट से। ध्यान से देखो तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसी का एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसी का एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, अच्छी बात है बेटा। ई से बड़ा कोई ना कोई करंट वरंट आया होगा, आया होगा, आया होगा। यहां कहीं आपका पॉइंट आ गया ए, इधर से बड़ा यहां कहीं आपके पास कोई पॉइंट आ गया बी, इधर से बड़ा पॉइंट आ गया बी। ए वाला जो पॉइंट है वो सी के साथ आर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। मैं यहां कहीं सी दिखा देता हूं। ए वाला जो पॉइंट है वो सी के साथ आर रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, नो इश्यूज। अब जो पोटेंशियल यहां पर, वही पोटेंशियल यहां पर, वही पोटेंशियल यहां पर। क्यों? क्योंकि एक थिक मेटेलिक आपकी स्ट्रिप है तो कोई रेजिस्टेंस इसका है नहीं, तो जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का, वही पोटेंशियल यहां का। इस पॉइंट को मैंने बी से जोड़ रखा है, तो सी वाले पॉइंट को मैंने बी से भी जोड़ रखा है किसी न किसी रेजिस्टेंस एक्स से, ऐसा रेजिस्टेंस जो मुझे निकालना है। फेयर इनफ। यहां का पोटेंशियल बी तो यहां का पोटेंशियल भी बी। ये बी वाला पॉइंट किसी पॉइंट से, मैं चलो बेटा इस पॉइंट के ऊपर डी बोलता हूं, ये बी वाला पॉइंट किसी डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, किसी पॉइंट डी से जुड़ा हुआ है। और बी वाला पॉइंट डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका भी यहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में बड़ा आराम से लिखता हूं रो इस तार की रेजिस्टिविटी इनटू यहां से तक की लेंथ, बड़ा लेंथ इज ऑफ कोर्स 100 माइनस एल अपॉन ए। डी वाला पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, डी वाला पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रेजिस्टेंस से। किस रेजिस्टेंस से? इस तार के रेजिस्टेंस से। इसको बड़े आराम से लिखता हूं रो एल अपॉन ए। यही नहीं, आपका सी और डी भी जुड़े हुए हैं, और सी और डी के बीच में बेटा कोई ना कोई है। कौन है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दिया, अगले पेज में आप इसे बना दूंगा। वो तो बेटा मैं जानबूझ के इससे कंपेयर कर रहा था ना, इसलिए मैंने जानबूझ के इसी पेज बनाया, अदरवाइज अगले पेज में और साफ सा बनाएंगे, ठीक है। मुद्दे पे आओ। अब देखो बेटा, मेरा मुद्दा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस जॉकी को ना धीरे 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 मूव कराऊंगा, और जॉकी को इस तरह से धीरे 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 मूव कराऊंगा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसके अंदर कभी ना कभी, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कभी ना कभी निडल जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, बिल्कुल बीचों बीच आ जाए। जैसे निडल बिल्कुल बीचों बीच आ गई, निडल अगर इधर है तो करंट यूं जा रहा है, निडल अगर इधर है तो करंट यूं जा रहा है। निडल अगर बीचों बीच आ गई है, इसका मतलब हमारे गैल्वेनोमीटर में से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं गुजर रहा। जैसे ही आपके गैल्वेनोमीटर में से बेटा, जैसे ही आपके गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू 0 होगी, वैसे ही मैं कहूंगा कि आपका सारा का सारा अरेंजमेंट बैलेंस्ड हो गया है। और जिस लेंथ पर ये होगा उस लेंथ को हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। बड़ा क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग लेंथ। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा उस पॉइंट को बड़ा हम बोलेंगे नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। बड़ा क्या बोलेंगे? नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा कि इस जॉकी को धीरे 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 मूव कराऊंगा और गैल्वेनोमीटर पर मैं नजर रखूंगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की निडल बिल्कुल बीचों बीच आएगी, मैं वहीं रुक जाऊंगा। उस पॉइंट का हम नाम निकाल देंगे। बेटा क्या नाम निकाल देंगे? उस पॉइंट का हम नाम निकाल देंगे नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट। तो बड़ा एक बात लिखना, वी मूव jockey on wire AB until current through galvanometer becomes 0। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू 0 हुई तो बेटा this point is known as null point। बड़ा this point is known as null point। बड़ा this point is known as null point। और उस लेंथ का हम एक नाम निकालेंगे। बेटा क्या नाम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बैलेंसिंग लेंथ। उस लेंथ को हम निकाल देंगे बैलेंसिंग लेंथ। यहां तो बड़ा बात समझ आ गई। चलो मैं इस बात को अगले पेज पर लेके चलता हूं, ठीक है।
मैं बेटा इसे साइड में दिखाया था, ठीक है, आपको दिख तो रही है। सुनिए बेटा, मैंने इस जॉकी को लगातार इस वायर पे मूव कराया, कब तक मूव कराया, जब तक मूव कराया जब तक गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो गया, हमने कह दिया कि यार ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, और जो लेंथ है दिस इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। मैं इसका सर्किट डायग्राम बड़ा वापस से इस बार साफ साफ सा बना रहा हूँ। आपके पास डायग्राम बेटा ऐसा रहेगा कि ये रही आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ है लेट्स से ई। इस बैटरी को हमने किसी पॉइंट ए से जोड़ रखा है, लोअर पोटेंशियल को हमने बेटा किसी ने किसी पॉइंट सी से, किसी ने किसी पॉइंट बी से जोड़ रखा है। ए के और सी के बीच में नॉन रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, सी और बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है एक्स जो मुझे निकालना है। बेटा ए और डी के बीच में, बेटा यहां की मैं डी मान लेता हूं, ए और डी के बीच में तार का रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को लिखना हमारे लिए आसान सा काम है, रो एल अपॉन ए। एल बेटा क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। और डी से लेकर बी तक आपके पास वही वायर है, रेजिस्टेंस होगा रो एल। एल बेटा कितना है, 100 माइनस एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सी से डी तक आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसका ऑफकोर्स कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, और कभी ना कभी आपके गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू हो गई जीरो। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू हो गई जीरो, हम समझ गए कि इस तार के अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा। अगर इस तार में से कोई करंट नहीं जा रहा, इट मींस दैट इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच इज बैलेंस्ड, एंड इफ इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच इज बैलेंस्ड, वी कुड इजीली से कि दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इफ, हाँ बेटा, if current through galvanometer is zero, then it is balanced Wheatstone bridge and R into rho 100 minus L upon A should be equal to X into rho L upon A। हमने शुरुआत से ही कहा है कि तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। हमने शुरुआत से ही कहा है कि तार यूनिफॉर्म है, मतलब पूरी हर जगह रो की वैल्यू सेम है। इससे हमारे पास बड़े आराम से बेटा x की वैल्यू आ गई है, और बेटा x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी, r इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, अच्छा पॉइंट है, चाहो तो बेटा इसे याद रख सकते हो। आपके तो मोस्टली सवाल इसी से बन जाएंगे। सीधा कह सकते हो कि सर सीधा सा काम है, r इंटू ये वाली लेंथ इज इक्वल्स टू x इंटू ये वाली लेंथ, x इंटू ये वाली लेंथ शुड बी इक्वल टू r इंटू ये वाली लेंथ। हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। सारे के सारे हमारे जो सवाल हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस फॉर्मूले पर कोई सवाल कराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। चाहे जेई मेन हो चाहे बेटा IIT एडवांस्ड हो, दोनों के ही अंदर इतने आसान सवाल पर इतने आसान से फॉर्मूले पर सवाल पूछ रखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सवाल पूछ रखा है। ये 40 दे रखा था, ये 60 दे रखा था, ये दे रखा था, ये पूछा था, निकाल लेना बेटा, मैं क्या बताऊँ इसके अंदर। कल को अगर बेटा इसी वायर की अगर लेंथ अगर 2 मीटर होगी, आप फिर से कर लोगे। आप कहोगे सर आपने मुझे फॉर्मूला थोड़ी सिखाया, आपने मुझे कॉन्सेप्ट सिखाया है, दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस लेंथ से मुझे कॉन्सेप्ट आता है। अब चाहे आपकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, चाहे 200 सेंटीमीटर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर हो, सर मैं तो सारी बात समझता हूँ। मैं फॉर्मूले पर विश्वास इतना नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है बेटा। लेकिन हमारे लैब वगैरह में जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह होते हैं उनकी लेंथ बेटा 1 मीटर या फिर जैसे आप कहना चाहते हो उसको 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आई रियली होप आप बेटा सारी बातें समझ गए होंगे। ये जो एल है बेटा ऑब्वियस बात है, ये इन सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लिखता तो बेटा इसे मीटर में लिखता तो बेटा 1 माइनस एल आता ना, बेटा 1 माइनस एल, तो ये सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पढ़ को आपका सारा काम तो बन जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे जेई मेन हो चाहे IIT एडवांस्ड हो, एग्जैक्टली इस फॉर्मूले सवाल पूछ रखा है। एक बार मुझे वैल्यू भी आ रही है 40 और 60 था, ये 40 और 60 था, ये दे रखा था, ये आपसे पूछा था, बन जाएगा, कोई इसमें इश्यू ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं छोड़ सकता हूँ इसको, तो इस पर आप खुद ही सवाल कर सकते हो। लेकिन मेरे पास बातें बेटा कुछ थोड़ी सी और भी है। हेडिंग लिखना बेटा,
दैट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स को मेजर करने में हल्की फुल्की एरर जरूर हो सकती है। अब वो एरर कैसे हो सकती है सुनना। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। जो हमें आर गिवन है, जो रेजिस्टेंस गिवन है, हो सकता है उसमें कोई एरर हो। ये जो आप लेंथ मेजर कर रहे हो किसके ऊपर, जो बड़ा मीटर, जो आपकी बड़ा क्या कहते हैं मीटर ब्रिज के ऊपर जो तार लगा रखा होता है उसको मेजर कर रहे हो, उसमें भी एरर हो सकती है। अब मेरी बात सुनना, जो हमारे पास मीटर ब्रिज का वायर था पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, उसके साथ में एक स्केल लगा रखी होगी ऐसे, उसके साथ में बड़ा एक स्केल लगा रखी होगी ऐसे, बड़ा दिस इज 0, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसके साथ में एक स्केल लगा रखी होगी, बड़ा इसके साथ में अपने ऐसे एक स्केल लगा रखी होगी, ठीक है। मान लो कि आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहां कहीं आया, बड़ा आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहां कहीं आया, ठीक है। आप कैसे मेजर करोगे, उसके साथ बड़ा स्केल लगी होगी, स्केल में कोई ना कोई रीडिंग्स लगी होगी, ठीक है। अब ये जो स्केल है ना, हम जानते हैं कि ये स्केल बिल्कुल हमारे मीटर स्केल जैसी होती है, बिल्कुल हमारी मीटर स्केल जैसी होती है। मीटर स्केल थोड़ा सा मैंने देख रखी होती है, उस मीटर स्केल के अंदर बेटा ये आपका मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर है, अगला बेटा आपका ये 41 सेंटीमीटर है, और बीच के अंदर 10 ऑफ कोर्स बेटा खांचे होते हैं ऐसे, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ऐसे 1-1 मिलीमीटर के खांचे होते हैं, ठीक है। मान लो बेटा आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई है, लेट्स से आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो यहाँ कहीं आई है, लेट्स से बेटा यहाँ कहीं आई है, यहाँ कहीं। तो मैं इतना समझ गया कि बेटा देखना 40 सेंटीमीटर के बाद 40.1, 40.2, 40.3, 40.3 से बड़ा है और 40.4 से छोटा है, मतलब L जो है उसकी जो वैल्यू है, बड़ा दिख तो रहा सबको, ये 40.1 सेंटीमीटर है, ये 40.2 सेंटीमीटर है, ये 40.3 है और ये 40.4 है। तो जो L है वो 40.4 सेंटीमीटर से तो छोटा है और ऑफ कोर्स 40.3 सेंटीमीटर से बड़ा है। या तो मैं इस L को 40.3 लिखूंगा या 40.4 लिखूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, और ये जो आगे वाला, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो 0.1 सेंटीमीटर है या फिर ये जो 1 मिलीमीटर है, इसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। बड़ा क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट क्या है, ये लीस्ट काउंट एक तरह से हमारी इस मीटर स्केल की मैक्सिमम एरर है कि लेंथ मेजर करने में ये हमसे मैक्सिमम गलती हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी जो ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, इसे हम बोल सकते हैं DL, या फिर ऐसे बोलते हैं दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन लेंथ। याद रख सकते बड़ा बात, क्योंकि एक्चुअल लेंथ बड़ा तुम्हें तो 40.3 लिखोगे या 40.4 लिखोगे, और वैल्यू बड़ा ऑफ कोर्स बीच में आएगी, तो कोई ना कोई एरर तो रहेगी रहेगी। वो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज ऑफ कोर्स 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ मेजर करने के अंदर बड़ा आपकी कोई ना कोई एरर हो सकती है। अगर लेंथ मेजर करने में एरर होगी तो 100 माइनस एल के अंदर भी एरर होगी, 100 माइनस एल में भी एरर होगी, एल में भी एरर होगी, तो एक्स में कोई ना कोई एरर तो हो सकती है। उस एरर को कैसे निकालते हैं मैं भी सिखाता हूँ। जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसका लॉग ले लो बेटा, मेरे पास जाएगा ln x इज इक्वल्स टू ln r प्लस ln 100 माइनस एल माइनस ln l, ठीक है। अब इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, ln x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x इंटू डी एक्स, बेटा ln r का डिफरेंशिएशन आएगा 1/r इंटू डी आर, ln 100 माइनस एल का डिफरेंशिएशन आएगा 1/100 माइनस एल। अब बड़ा इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस डी एल, माइनस ln एल का डिफरेंशिएशन आएगा 1/l इंटू डी एल। एरर में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जो एरर है वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी है या छोटी है।
इसलिए हम क्या करते हैं कि बेटा जो भी एरर वगैरह होती है उसमें हमेशा मोड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मोड लेते हैं। तो यहाँ भी आप प्लस लगा देना, यहाँ भी आप प्लस लगा देना, और उनको प्लस लगाते ही, इनको बेटा प्लस लगाते ही हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर। प्लस लगा दो बेटा, प्लस dl अपॉन 100 माइनस एल। यहां बेटा प्लस लगा दो, dl अपॉन एल। ये dr क्या है? dr है जो आपका रेजिस्टेंस गिवन था उसमें कितनी एरर है। dr इज एरर इन कैपिटल आर। जो रेजिस्टेंस हमें नॉन है उसमें कितनी एरर है। ये dl क्या है? dl है बेटा ऑफ कोर्स एरर इन एल, जो हम निकाल चुके हैं बेटा कितनी है। हम याद रख सकते हैं कि मीटर स्केल में तो ये 1 मिलीमीटर होगी या फिर बेटा 0.1 सेंटीमीटर होगी। एल क्या है बेटा? एल आपकी बैलेंसिंग लेंथ। एल बेटा आपकी बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है बच्चों, ये dx क्या है? dx बेटा ऑफ कोर्स दिस इज, ये सारी बेटा मैक्सिमम एरर ही है। दिस इज मैक्सिमम एरर इन x। जो आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसके अंदर कितनी एरर हो सकती है बेटा, वो आपकी dx है। dx अपॉन x को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। इस dx अपॉन x को बेटा हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरर। हालांकि बेटा हम सारी की सारी बातों को अलग से एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन तब भी यही काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कुछ नया काम कर लूंगा, बट ऐसा बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। पूरे को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसे हम बोल देंगे परसेंटेज एरर। dx क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर एक तरीके से। dx अपॉन एक्स क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर। dx अपॉन एक्स इंटू 100 क्या हो गया? आपका एक तरह से परसेंटेज एरर। चलो बच्चों, मान लो कि आपका जो नॉन रेजिस्टेंस है वो एक्यूरेट है। मान लो कि जो आपको रेजिस्टेंस गिवन है वो एक्यूरेट है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में तो किसी प्रकार की कोई एरर है नहीं। तो उस केस में कहूँगा कि जो हमने रेजिस्टेंस मेजर किया है उसमें जो एरर होगी अपॉन उसकी वैल्यू, बेटा dr तो ज़ीरो हो गया, ये जो dr है ये तो ज़ीरो हो गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया dl अपॉन 100 माइनस एल प्लस dl अपॉन एल। इससे मेरे पास आ गया dx अपॉन x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल इंटू एल। बड़ा ऊपर dl तो कॉमन ही आ जाएगा और मेरे पास आएगा l प्लस 100 माइनस एल। एल से एल बेटा कैंसिल, मेरे पास आ गया dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या? 100 माइनस एल इंटू एल। बेटा dl में जानता हूँ, पहले से dl में जानता हूँ। dl है बेटा एरर में, सॉरी लेंथ में कितनी एरर है बेटा? लेंथ में एरर है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये L से L क्या हो गया? कैंसिल, तो मल्टीप्लाई विद बेटा ऑफ कोर्स 100 सेंटीमीटर। ये L भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में से। ये 100 माइनस L भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो उनका सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ गया इस बात को? और कुल मिलाकर मेरे पास ये आ गया, दैट इज 100 इंटू 0.1 अपॉन L इंटू 100 माइनस L। ये आ गया x में एरर डिवाइडेड बाई x की एक्चुअल वैल्यू। अगर एरर में कोई सवाल पूछे तो हमें बेटा ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला ना भी आए तो बेटा ऑफकोर्स इस तरह के में डेरिवेशन भी आनी चाहिए। डेरिवेशन ना आए तो ऑफकोर्स फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए बच्चों, हो सकता है बेटा आप हल्के फुल्के कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको छोटे मोटे 2-3 सवाल कराता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली सवाल करने कैसे। तो चलिए सुनिए बेटा, आपके पास मैं सीधा लिख दूँ बेटा? चलो मैं एक डायग्राम की तरफ बताता हूँ। आपके पास बेटा ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये रेजिस्टेंस आपके पास बेटा 100 ओम है और ये रेजिस्टेंस बेटा मुझे निकालना है। और यहाँ से बेटा कोई गैल्वेनोमीटर के थ्रू बेटा वायर चलते चलते ऐसे आए
और मुझे बोल रखा है कि यहां कहीं नल पॉइंट आया है, यहां कोई नल पॉइंट आया, और नल पॉइंट जिस पॉइंट पे आया, लेट से बेटा उसकी लेंथ मुझे दे रखी है 40 सेंटीमीटर। कोई एरर वगैरह की बात ही नहीं होगी, सीधा पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। अगर सिंपल मीटर ब्रिज का अगर एक्सपेरिमेंट है तो मान के चलेंगे कि यहां से तक की लेंथ 1 मीटर है, तो ऑफकोर्स बेटा अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो बेटा ये आपके पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत थोड़ी है, अगर ये वाला नल पॉइंट है इसका मतलब यहां से करंट नहीं गुजर रहा, तो दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि x मल्टीप्लाइड विथ 40 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू कैपिटल R इंटू 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपका कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है 60 इंटू आर, बड़ा R इज ऑफ कोर्स 100 ओम डिवाइडेड बाई 40, दैट कम्स आउट विद 115। x की बेटा जो वैल्यू है मेरे पास वो 150। इस तरह के सवाल तो बड़े आराम से हो जाएंगे। जेई मेन में इसी तरह के सवाल पूछते हैं, इवन एक बार आईआईटी एडवांस के अंदर भी ऐसा सही सवाल पूछा है। लेकिन अगर आईआईटी एडवांस में कोई मुझसे पूछे कि सर अगली बार कैसा आएगा, तो मुझे लगता है कि एरर के साथ आएगा। एक बार पहले एरर के साथ पहले भी आ रखा है, लेकिन फिर से आ सकता है। वो एरर वाला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, आराम से सुनना बेटा, ठीक है। आपके पास फिर से मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा आपका मीटर ब्रिज का वायर, ये वाला पॉइंट आपके पास ए, ये वाला बड़ा आपके पास पॉइंट बी, यहां से यहां तक आपके पास नॉन रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम है, और कैपिटल आर के लिए मैं बोल दूं कि ये एक्यूरेटली नॉन है। बड़ा एक्यूरेटली नॉन है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। जो भी एरर है वो बड़ा ऑफ कोर्स एल वगैरह में ही है, ठीक है। ये एक्स मुझे निकालना है। ये गैल्वेनोमीटर लिया और मैंने इसको ऐसे मूव कराया। जो लेंथ आई, बैलेंसिंग लेंथ आई, वो बेटा आई है 45.6 सेंटीमीटर। बेटा वैल्यूज मैंने जानबूझ के थोड़ी गंदी ली है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं कर लूंगा, तुम तो बड़ा पूरा करना। 45.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड x विथ एरर। बेटा x को एरर के साथ निकालो। पहला बेटा इस तरह का सवाल है तो मैं ही करूंगा, आप आराम से फिर देखो, ठीक है। x विथ एरर, assume that least count of meter scale is 1 मिलीमीटर या बेटा 0.1 सेंटीमीटर। ये जो बेटा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट दिया है, इसका मतलब हमारी लेंथ के अंदर एरर हो सकती है, कितने की, 0.1 सेंटीमीटर की। अब है बेटा मोर और लेस कहानी तो हल्की फुल्की आती है। देखो अगर ये 45.6 है तो बड़ा ये ऑफ कोर्स 54.4 है। भाई इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बड़ा मीटर बेस वाला वायर है तो 1 मीटर इसकी लेंथ होगी, ये 54.4। तो पहले x निकाल लो। x निकालना आसान है बेटा, x इंटू 45.6 शुड बी इक्वल टू 100 ओम मल्टीप्लाइड बाई 54.4। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, x की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 54.4 इंटू 100 अपॉन 45.6। ये रेजिस्टेंस आ गया x का बिना किसी एरर के, एक बार तो इसे लिख देते हैं अपन। कितना है बेटा, वन 119.3 ओम, बड़ा 119.3। ये बड़ा मेरा x की वैल्यू आ गई। चलो अच्छी बात है, ये मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई।
सर इसमें एरर भी होगी, हाँ बेटा इसमें एरर भी होगी। कितनी एरर होगी वो मैंने तुम्हें सिखा रखी है बेटा। एरर जो होगी बेटा दैट विल बी एरर इन एक्स अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा क्या फॉर्मूला था, dl अपॉन एल प्लस dl अपॉन 100 माइनस dx मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू dl, बेटा dl इज ऑफ कोर्स एरर इन द मेजरमेंट ऑफ l, बेटा दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन l इज बेटा ऑफ कोर्स 45.6 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, dl इज 0.1 अपॉन बेटा कितना आएगा 54.4, दिस मल्टीप्लाइड विद x, बेटा x ऊपर चला गया, x है कितना, x बेटा है कितना, x आपका 119.3, ये आपके dx की वैल्यू आ गई, ये बड़ा आपके dx की वैल्यू आ गई। ये जो भी वैल्यू आ जाए आप बोलते ना कि सर मैं x को अब ऐसे लिखूंगा 119.3 प्लस माइनस बेटा जो भी dx की वैल्यू आती है, इतने एरर के साथ लिखने का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू आ रही है वो लिख दो और उसके साथ जो मैक्सिमम एरर आ रही है वो निकाल दो। वो मैक्सिमम एरर बेटा आप यहाँ से निकाल चुके हो, उसको यहाँ रख दो। इस तरह से आप एरर का सवाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? बढ़िया बात है बेटा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और बोलूँगा बेटा। मेरे पास ये जो एरर का फॉर्मूला आया है बेटा, मेरे पास ये जो एरर का फॉर्मूला है, इसको लेके मुझे एक एक्स्ट्रा बात और बोलनी है। आराम से सुनिएगा, समझिएगा। मुझे है ना, अगर मान लो कभी मैं कह दूं कि मुझे एरर को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, तो बड़ा ऑफ कोर्स मैं इस dx को कम से कम करूंगा। dx को कम करने के लिए ये आपका न्यूमरेटर तो फिक्स ही है, इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो। मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इसमें एक फंक्शन ऑफ l मान लूँ, जिसकी वैल्यू मुझे पता है बेटा कितनी है, 100 इंटू एल माइनस एल का स्क्वायर। इसकी कम से कम वैल्यू आनी चाहिए बेटा किसी भी फंक्शन, सॉरी कम से कम नहीं बेटा, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। डिनोमिनेटर जो होगा वो जितना ज़्यादा होगा बेटा ऑफ कोर्स आपकी वैल्यू कम से कम होगी। डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ये dx बेटा वैल्यू उतनी कम से कम, तो मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कर देंगे बेटा। किसी भी फंक्शन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0, बेटा इसको l की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना 100, l का डिफ्रेंशिएशन l की रेस्पेक्ट में 1 माइनस एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 12 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। बेटा l की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल बीचों बीच अगर आती है तो उस केस में एरर सबसे कम होगी। मगर इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो ऐसा बन सकता है बेटा, फंक्शन का ग्राफ बेटा देखना, l की वैल्यू 0 है तो बेटा इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 100 है बेटा तब भी इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब बेटा ये पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि बेटा f पर पावर 1 है, l पर पावर 2 है, बेटा l स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। तो l की वैल्यू 50 पर हमारे इस फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। l की वैल्यू बेटा 50 के आसपास अगर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो ऑफकोर्स एरर बहुत कम है। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि मिड पॉइंट और उसके आस पड़ोस के रीजन के अंदर हमारे इस डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो एरर कम है। जैसे ही मैं L को बहुत छोटा रख लूं बेटा, हमारी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो इस तरह से आए कि मैं एक की तरफ चला जाऊं, एक की तरफ चला जाऊंगा, L बहुत छोटा आएगा, L बहुत छोटा आएगा तो ये वाला फंक्शन बहुत छोटा आएगा, ये वाला फंक्शन बेटा बहुत छोटा आएगा तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर बहुत छोटा आएगा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा आएगा तो ऑब्वियस बात है बेटा एरर बहुत बड़ी आएगी। यही हाल बेटा तब है जब मैं बैलेंसिंग लेंथ यहाँ कहीं ले लूँ बेटा। अगर बैलेंसिंग लेंथ अगर b के नज़दीक आएगी तो उस केस में l बहुत बड़ा होगा, l बहुत बड़ा होगा तो अगेन बड़ा फंक्शन बहुत छोटा होगा। ये वाला फंक्शन जितना छोटा होगा आपकी एरर उतनी ही बड़ी होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मीटर ब्रिज के अंदर ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर भी एरर ज़्यादा होगी, इस रीजन के अंदर भी बेटा एरर ज़्यादा होगी। अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर है या फिर उसके आस पड़ोस के पॉइंट्स हैं
तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर एरर की वैल्यू कम है, बाकी एंड्स पर तो बड़ा एरर की वैल्यू ज़्यादा है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा जो नॉन रेजिस्टेंस है वो मैं इस तरह से रखूं कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कॉर्नर्स पे ना आए, जो हमारा नल पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे ना आए। अगर नल पॉइंट लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे आएगा तो एरर ज़्यादा होगी, और बीच में कहीं पर आया तो एरर आपकी थोड़ी सी कम होगी। तो अब एक पॉइंट बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट इज नियर एंड पॉइंट्स ए और बी, एरर विल बी लार्ज। बड़ा एरर बहुत बड़ी होगी इफ नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट इज मिडवे, बड़ा मिडवे मतलब बीच में कहीं हुई, देन एरर विल बी स्मॉल, तब बड़ा आपकी एरर काफी छोटी होगी। अच्छा सा पॉइंट है बेटा, कभी काम आ जाए तो अच्छी बात है। हालांकि अगर एडवांस में ये वाला पॉइंट अगर काम आएगा तो जैसे लिखा ना वैसा ही काम आ जाएगा सीधे ही, आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जेई मेन वगैरह में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसा फॉर्मूला आपने लिखा था उससे आपकी बात बन ही जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा एक और इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पोटेंशियोमीटर। हेडिंग लिखिए बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर। मेरी पता नहीं ऐसी फीलिंग है कि हो सकता है कभी ना कभी IIT JEE एडवांस जो है वो पोटेंशियोमीटर के ऊपर कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंशन पूछ ले, और जब भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो ऑफकोर्स 2 या 3 सवाल एक साथ ही आएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखें तो पोटेंशियोमीटर तो इंपॉर्टेंट है। JEE मेन के अंदर भी इसके जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई ना कोई सवाल आ सकता है। अब अगेन बड़ा पोटेंशियोमीटर पढ़ने में हमारे पास 2 बातें, पहली ये कि बनेगा कैसे, दूसरा काम कैसे करेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, कि एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर सर्किट के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी होगी जिसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इस बैटरी को हम ड्राइवर सेल कहेंगे, इस बैटरी को ड्राइवर सेल कहेंगे। इसके EMF को मैं एक बार के लिए ED कह रहा हूं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं एक बार के लिए R कह रहा हूं। फिर हमारे पास इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के अंदर ये बड़ा कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, ये बड़ा के पास कोई पोटेंशियोमीटर वायर है। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, यहां से A से लेकर B तक। दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर कुछ खास बातें होनी चाहिए बेटा। पहली बात तो ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एक जैसा सा है। इट इज यूनिफॉर्म वायर, हर जगह बेटा रो की वैल्यू सेम है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, हर जगह बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। इन दोनों के बीच बेटा तुम कारण जानते हो, मैंने बेटा यूनिफॉर्म वायर बोल दिया, इसका मतलब हर जगह रो की वैल्यू सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है। इस बात का मतलब हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है और इसकी जो लेंथ है वो लेट्स से आपके पास कैपिटल L है। तो इस वायर का मैं एक टर्म डिफाइन कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस per unit length, and that resistance per unit length will be of course capital R upon L, हर जगह सेम रहेगी वो। अब बड़ा ड्राइवर सेल से अच्छा खासा करंट आएगा, करंट आएगा तो इस कैपिटल R रेडियस का जो वायर है इसमें से बड़ा लगातार हीट निकलेगी। T टाइम के अंदर इसमें से कुल मिलाकर बड़ा कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, जिसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ I² इंटू कैपिटल R इंटू T, दिस इज द हीट। ये हीट ऑफ कोर्स इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी, बड़ा कितने टेम्परेचर को बढ़ाएगी उसके लिए मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। M बड़ा मास है, S बड़ा आपकी तरह से स्पेसिफिक हीट है। मास इंटू S को बड़ा मैं C से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C इज नोन एज हीट कैपेसिटी।
C इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब मेरी बातें बड़ा ध्यान से सुनना। देखो, इसमें से करंट जाएगा तो ऑफ कोर्स बड़ा हीट तो आएगी आएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस पोटेंशियोमीटर वायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो। सर क्यों नहीं चाहते? बट अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर का अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे लेंथ और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे तो जो हमने एक्चुअल वैल्यू शुरुआत में ले रखी थी उसमें जैसे कोई चेंज आएगा तो ऑफकोर्स एरर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, हमारा एक्सपेरिमेंट तो खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा चेंज आए। डेल्टा टी जो है ये जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। सर जितना छोटा हो उतना बढ़िया, उसके लिए क्या करूं? बड़ा डेल्टा टी जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, इसके लिए सी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये जो वायर है इसकी हीट कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, इसकी हीट कैपेसिटी जो है मतलब जो आपकी सी की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा बेटा मान लो कि इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये पिघल गया, लेट से बड़ा वायर पिघल गया, तो वायर जैसे पिघल जाएगा बड़ा वायर तो टूट जाएगा, और अगर वायर टूट गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो खराब हो जाएगा। तो एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, अदरवाइज बड़ा अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो हो सकता है कि आपका तार पिघल जाए। ठीक, हम नहीं चाहते कि आपका तार पिघले। अगर तार बड़ा पिघल गया तो ऑफकोर्स हमारा सारा का सारा सर्किट तो ऐसे टूट जाएगा, सर्किट बड़ा टूटते ही हमारा सारा एक्सपेरिमेंट तो खराब हो जाएगा। एक बात और, टेम्परेचर हल्का फुल्का ही भले बढ़ रहा हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस ही बढ़ता है और लेंथ ही बढ़ती है। फॉर्मूला तुम जानते हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर L इज इक्वल्स टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बड़ा ये दोनों अल्फा अलग अलग है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बड़ा ये रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, ये अलग अलग है। ये अल्फा जितने कम होंगे ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस और लेंथ के अंदर टेम्परेचर के चेंज के साथ चेंज कम आएगा। अगर अल्फा टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो गए, ये दोनों अगर अल्फा टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो गए तो टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस और लेंथ चेंज नहीं होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे इस वायर के ये दोनों जो अल्फाज हैं, ये दोनों जो अल्फा हैं, ये दोनों जितने कम हो उतने अच्छे हैं, जितने बड़ा कम हो उतने अच्छे हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अल्फा कम होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी कौन सी क्वालिटी? हीट कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों अल्फा जो है वो बड़ा कम से कम, ये सारी की सारी क्वालिटी बड़ा सब मेटल्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम जानबूझ के बड़ा कुछ ऐसे अलॉयज बनाते हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी हो। 3 स्पेसिफिक बेटा हम अलॉयज यूज़ कर सकते हैं ये पोटेंशियोमीटर वायर बनाने के लिए। एक तो बड़ा निक्रोम, बड़ा दूसरा कॉन्स्टेंटेन, और तीसरा मैंगनीन। ये बेटा 3 अलॉयज है। इन 3 अलॉय में खास बात क्या है? इन 3 अलॉय में यही वाली खास बात है कि इन तीनों अलॉयज का अल्फा कम होगा, सी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस कारण से बेटा हम इन तारों को मोस्टली बेटा इन अलॉय से बनाते हैं। जो अच्छे पोटेंशियोमीटर होते हैं उनके अंदर तो बेटा ये सारे के सारे इन अलॉय से ही बने होते हैं। बाकी बेटा अगर आप मेटल से भी अगर बना लोगे इस पोटेंशियोमीटर वायर को, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर तक करंट ऐसे भेजेंगे भी नहीं कि ये तार पिघल ही जाए। ठीक है, बट फिर भी कोई बच्चा कहता है कि सर एक्यूरेट क्या रहेगा? बट एक्यूरेट तो रहेगा कि हम पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो इस निक्रोम वायर या फिर कॉन्स्टेंटिन वायर या फिर मैंगनीन वायर से ही बनाए। इन वायर्स में क्या खास बात है? सी ज़्यादा से ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या बड़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। यहाँ तक बेटा बातें समझ आ गई? आगे चलते हैं बेटा। अगली बात, मैं फिर से बड़ा एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा ड्राइवर सेल, ये ड्राइवर सेल का रेजिस्टेंस, ड्राइवर सेल का ईएमएफ ईडी, ये बड़ा आपका रेजिस्टेंस आर, इसके साथ हमारा ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस बड़ा कैपिटल आर है, उसकी लेंथ बड़ा आपके पास कैपिटल एल है। इसके एक कोने को मैंने ए बोल दिया है, दूसरे कोने को बड़ा मैंने बी बोल दिया है। इसके लेंथ मेजर करने के लिए बेटा साइड में एक स्केल चला देंगे जिसका लीस्ट काउंट बेटा ऑफ कोर्स आपका 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर आएगा। ठीक, अब मेरे पास बेटा कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, इस सर्किट में आखिर करंट कितना होगा? आप बोलोगे सर वेरी इजी। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर्किट में करंट कितना है तो दैट इज
ड्राइवर सेल का तो ईएमएफ डिवाइड बाय सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। को मुझसे पूछ ले कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू करंट इंटू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, बेटा सॉरी यहाँ से तक रेजिस्टेंस, बेटा यहाँ से तक रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ दैट इज ई डी अपॉन आर प्लस आर इंटू ऑफ कोर्स आर। फिर ना कोई मुझसे ये पूछ ले कि अच्छा बेटा जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपका पोटेंशियोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी measured by this पोटेंशियोमीटर। हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएगा, इससे कम तो कर लेगा लेकिन इससे ज़्यादा बेटा वो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे वो भी आ जाएगा बेटा। हम यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कोई ऐसी टर्म नहीं जो हम पहली बार देख रहे हैं। जैसे रेट जो होती है वो हमेशा होती है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ग्रेडियंट शब्द यूज करते हैं चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन पोजीशन। यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाय यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से अगर याद करो तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हुआ करती थी, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखा रखी है। ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स वी ए माइनस वी बी अपॉन बेटा ऑफ कोर्स एल। वी ए माइनस वी बी बेटा हम बड़े आराम से निकाल चुके हैं, कितना है, दैट इज ई डी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू बेटा कैपिटल आर अपॉन एल। इसे हम बेटा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप बेटा इस बात को समझ होंगे। आगे चलते हैं, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट। अच्छा बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट बेटा सब बच्चों को नजर आ गया होगा। इसकी यूनिट विल बी ऑफ कोर्स वोल्ट पर मीटर। ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे बेटा लेंथ है, तो यूनिट विल बी ऑफ कोर्स पोटेंशियल पर वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर गुलाम भी कह सकते हो, वोल्ट पर मीटर बोलना या फिर न्यूटन पर गुलाम बोलना एक ही तो बात है, अलग अलग बात थोड़ी है। एक लास्ट बात, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पॉइंट है सी जिसकी डिस्टेंस यहां से स्मॉल एल है, तो मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बड़े प्यार से कह सकता हूं कि वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एल। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एक्स क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। याद नहीं करना, सिर्फ लॉजिक्स पता होने चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पता होने चाहिए। ये जो बेटा तेरा ई डी इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, इसको मैं एक बार के लिए वी ए माइनस वी बी भी लिख सकता हूँ। दैट इज वी ए माइनस वी बी, ये जो सारा का सारा है ये वी ए माइनस वी बी अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। तुम कहते सर इतनी यूनिटरी मेथड से बोल सकता था कि कैपिटल एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ए माइनस वी बी है तो स्मॉल एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बेटा आराम से बोल सकते हो, कैपिटल एल लेंथ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है तो स्मॉल एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आप बोलोगे सर दैट इज वी ए माइनस वी बी अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, और यही तो हमारा है वी ए माइनस वी सी। ठीक है, ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड के सवाल है, कोई खास सवाल इसमें है नहीं।